नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में हमारी जो है 1 या 2 क्लास हो चुकी थी। आज हमारी जो क्लास है वो अगली क्लास है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। और सिद्ध साहित्य बहुत अच्छा टॉपिक है और हिंदी साहित्य के लिए मैंने आपसे वादा किया है। हिंदी साहित्य हो या काव्य शास्त्र हो या फिर ग्रामर हो, साथियों हमारी जो ग्रामर की क्लास है वो इवनिंग में 9:30 बजे चल रही है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि निश्चित रूप से आप उस क्लास में ज्वाइन होइए। साथियों, ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगता होगा और जब भी आप क्लास में बैठो तो ये सोच के बैठा करो कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल नील हूं। अगर आपके मन में ऐसा होता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर आप जो है सही डायरेक्शन में नहीं हो मित्रों। तो ये चीज मेरी बात को आप मानिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले ही बता देता हूं कि अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे तो आता है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये कोई सा भी एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, पीजीटी हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो साथियों, या फिर जहाँ पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की या केवीएस की पीजीटी टीजीटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, अगर उसमें भी साहित्य का इतिहास आता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा मित्रों। तो चलिए उसी के आगे आप कंटिन्यू जो नोट्स बना रहे हैं कंटिन्यू चलते जाइए। ये हिंदी साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य की कंटिन्यू क्लासेज है। तो सिद्ध साहित्य हमारा चल रहा था साथियों। तो सिद्ध साहित्य में जो है हम लोग पढ़ रहे थे और देखिए आगे की बात क्या है। प्रथम सिद्ध सरहप्पा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आगे सिद्धों का जो प्रभाव है, सिद्धों का जो प्रभाव है मित्रों, सिद्धों का प्रभाव, सिद्धों का जो प्रभाव है, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में बिहार से असम तक फैला हुआ था। सिद्धों का जो प्रभाव है भारत के पूर्वी भाग में बिहार से असम तक फैला हुआ था। बिहार से असम तक फैला हुआ था। तो मित्रों ये याद रखिए, जो सिद्ध थे उनका प्रभाव या जो सिद्ध थे वो बिहार से लेकर के असम तक या भारत का जो पूर्वी भाग है ये पूरा का पूरा उन्होंने टारगेट किया हुआ था और यहाँ पर इनका प्रभाव 100% फैला हुआ था भारत के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली बात आती है साथियों, सिद्धों का जो केंद्र था, सिद्धों का जो केंद्र रहा है वो था श्री पर्वत। क्या नाम है? श्री पर्वत। सिद्धों का जो केंद्र रहा है वो रहा है सिद्धों का श्री पर्वत। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। सिद्धों ने संध्या भाषा, आगे है सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। साथियों याद रखिएगा, जो सिद्ध थे उन्होंने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया था? संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। याद रखने की सिंपल से ट्रिक है, संध्या सिद्ध, स से स मिला लेना तो संध्या सिद्ध। तो ये याद रखने की ट्रिक है। तो सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया? संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। देखिए मेरे लिखाने का जो तरीका है एकदम नोट्स के हिसाब से मैं निकालता हूँ। एक एक लाइन आप लोगों को लिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समस्या नहीं आए याद करने में। तो मित्रों आपने अगर मेरे ऊपर विश्वास किया है तो विश्वास बनाए रखिए और जुड़ते रहिए। बताइए क्लास कैसी है? जरूर निश्चित रूप से आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्लास कैसी है। तो मित्रों ध्यान रखिए, और जो पहली बार क्लास को देखता है, जो चैनल को पहली बार विजिट करता है, उसको निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन उसको मिल सके। तो मित्रों अगली बात यहाँ पर आती है, यह
अंतः साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्राकृतिक भाषा है। अतः यह भाषा कौन सी? संध्या भाषा जो है साधनात्मक कौन सी भाषा? साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली, साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली अनुभूति का संकेत करने वाली कौन सी भाषा मानी गई है? प्रतीकात्मक भाषा शैली मानी गई है। प्रतीकात्मक भाषा मानी गई है। तो मित्रों ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जो संध्या भाषा है वो एक साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली भाषा है। दूसरी बात है एक प्रतीकात्मक भाषा है जिसको प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, कोई ना कोई सिंबल होंगे उस रूप में इसको लिखा जाता था। तो ये है साथियों हमारे सिद्ध साहित्य। चले आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं इसमें और आगे क्या है। साथियों आगे लिखा हुआ है कि विदुर शेखर शास्त्री, याद रखिएगा विदुर शेखर शास्त्री और प्रबोध चंद बागची, क्या नाम है? प्रबोध चंद बागची ने संध्या को संस्कृत संध्या का अपभ्रंश माना है। इन दोनों ने, विदुर शेखर शास्त्री ने और प्रबोध चंद्र बागची ने संध्या भाषा को, कौन सी भाषा को? संध्या भाषा जो रही है इस संध्या भाषा को साथियों क्या माना है? संध्या भाषा को माना है संस्कृत संध्या का अपभ्रंश। संस्कृत संध्या भाषा का अपभ्रंश माना है। कौन सी भाषा मानी है? संध्या भाषा का अपभ्रंश भाषा मानी है। तो ये याद आपको रखनी है, इस चीज़ में ध्यान दे लीजिए। हर प्रकार की जो भी बारीक से बारीक चीज़ है ना उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ। आपके नोट्स में अगर कोई भी कमी है तो यहाँ से उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। सिद्ध साहित्य हमारा चल रहा है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। सिद्धों की भाषा को लिख सकते हो आप, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा जो नाम है, सिद्धों की भाषा को जो संध्या भाषा नाम है वो किसने दिया था? मुनि दत्त एवं अद्य वज्र ने दिया था। किसने दिया? मुनि दत्त एवं अद्य वज्र ने दिया। तो साथियों जो सिद्धों की भाषा है, सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा जो नाम है वो दो ने दिया था, एक तो मुनि दत्त थे और एक अद्य वज्र थे। इन दोनों ही सिद्धों की जो भाषा है उसको क्या नाम दिया था? संध्या भाषा नाम दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे सिद्ध साहित्य में ही अगली इन्फॉर्मेशन आ जाती है। थोड़ा सिद्ध साहित्य बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य में जो आ जाती है विनय तोष भट्टाचार्य ने जो सिद्ध थे, विनय तोष भट्टाचार्य ने सिद्धों की भाषा को अस्पष्ट भाषा बनाया। क्या बनाया? अस्पष्ट भाषा बताया है। सिद्धों की भाषा जो रही है संध्या भाषा,
विनय तोष भट्टाचार्य ने साथियों सिद्धों की भाषा को अस्पष्ट भाषा भी कहा है। तो सिद्धों की भाषा को अस्पष्ट भाषा कहने वाले कौन थे? विनय तोष भट्टाचार्य। ये लिखना जरूरी है साथियों, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। आगे की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे आप ये सोचिए कि मेरे को नहीं आता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ और मुझे ये चीज़ रिवाइज करनी है, मेरे नोट्स में ऐड करनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो नोट्स में होनी चाहिए, जो मुझे ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। कोई बेकार सी बातें मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ। सिद्ध तांत्रिक अपने नाम के पीछे, मैंने बता भी दिया था, जो सिद्ध होते हैं वो तांत्रिक होते हैं। और सिद्ध तांत्रिक जो है, सिद्ध तांत्रिक अपने नाम के पीछे, अपने नाम के पीछे साथियों क्या लगाते हैं? पा। सिद्ध तांत्रिक अपने नाम के पीछे पा शब्द जोड़ते थे। पा शब्द जोड़ते थे। क्या करते थे? पा शब्द जोड़ते थे साथियों। ये चीज आप ध्यान रखिए। जो आदर सूचक शब्द था, ये क्या था? जो एक आदर सूचक शब्द रहा है, शब्द था मित्रों। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सिद्ध जो थे वो एक तांत्रिक थे और ये अपने नाम के पीछे साथियों पा शब्द को जोड़ा करते थे और एक आदर सूचक शब्द इसको माना गया है। साथियों आगे बात करते हैं सिद्धों का दोहा। क्या लिखा हुआ है? सिद्धों का दोहा। सिद्धों का दोहा और चर्यापद, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में लिखे। आप लोग यहाँ पर संत साहित्य में सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साथियों क्या है? साखी और सबद। साखी और साथियों सबद, साखी और सबद में रूपांतरित हो गया है। सबद में रूपांतरित हो गया है। तो मित्रों ये सारी की सारी बातें हैं वो सिद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य की भूमिका में ही आप लोगों को लिख लेनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिद्ध साहित्य में ही बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन मित्र ये सोचते हैं अरे सर ये तो आता ही नहीं। अरे क्यों नहीं आता बताओ? सिद्धों का जो दोहा है, सिद्धों का जो चर्यापद है, वो संत साहित्य में जाकर के क्या बन जाता है? साखी बन जाता है दोहा, और चर्यापद क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। ये सिद्धों में बताया गया है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना आगे, ठीक है। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्धों। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्धों में से, 84 सिद्धों में से मात्र जो है 14 सिद्धों की रचनाएं, 84 सिद्धों में से मात्र 14 सिद्धों की रचनाएं आज उपलब्ध हैं। क्या है साथियों? उपलब्ध हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि 84 सिद्धों में से कितने सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं? केवल 14 सिद्धों की रचनाएं हैं। और इसकी रचना यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं साथियों, जो इनकी रचनाएं हैं वो मुक्तक छंदों में लिखी गई है, मुक्तक रचनाएं रही हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रख लेनी है। सिद्ध साहित्य के 3 भाग किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। सिद्ध साहित्य के कितने भाग हैं? सिद्ध साहित्य के 3 भाग है मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, जो पहला भाग है वो है नीति आचारमय। पहला भाग है नीति आचारमय। दूसरा है उपदेशात्मक। दूसरा भाग है उपदेशात्मक।
और तीसरा भाग है मित्रों साधना संबंधी, साधना संबंधी। इस तरह से हम सिद्धों को डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में। एक नीति आचरणमय भाग है, एक उपदेशात्मक है और एक साधना संबंधी है। तो ये था हमारा सिद्ध साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं भूमिका के रूप में हमें याद रखनी है। अब सिद्ध साहित्य में कौन कौन से कवि, कौन कौन से राइटर आते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिद्ध साहित्य में सबसे पहले जो राइटर, सबसे पहले जो कवि की बात हम लोग करेंगे वो थे सरहप्पा। क्या नाम है? सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साथियों। तो ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए कि सरहप्पा कौन थे, सरहप्पा के बारे में हर बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले सरहप्पा। ये रहा आपका पहला सरहप्पा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था सिद्ध जो है अपने नाम के पीछे पा लगाते थे और एक तरह से ये सिद्ध शब्द माना जाता था, एक पवित्र शब्द माना जाता था। तो सरहप्पा का जो टाइम है साथियों, समय था 769 ईस्वी का समय रहा है जब सरहप्पा रहे होंगे। तो साथियों इसमें याद रख लीजिए क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। ये प्रथम सिद्ध माने गए हैं साथियों। इनको क्या कहा जाता था? प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता था। प्रथम सिद्ध कवि रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन रहे हैं, वो थे सरहप्पा। दूसरी आती है यहाँ पर बात साथियों, हिंदी का प्रथम कवि भी इसको माना गया है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि भी इसे कहा गया है साथियों। अब हिंदी का प्रथम कवि किस किस ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर ने। तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र साहब ने इसको कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और राहुल सांकृत्यायन, क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। तो दो लोगों ने कहा है सरहप्पा को साथियों, दो लोगों ने कहा, एक तो सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो इसकी एक ट्रिक जो बनती है वो क्या बन जाती है? सनस। क्या बन जाती है? सनस। तो सरहप्पा को डॉक्टर नगेंद्र ने और सांकृत्यायन ने जो क्या कहा है, इसको प्रथम कवि माना है, हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। आगे बात करते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या है। इसके और भी नाम हैं साथियों, अन्य नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? सरहप्पा तो इसका नाम है इसे, तो सरोज वज्र भी इसका अन्य नाम है। क्या नाम है? सरोज वज्र इसका अन्य नाम है। दूसरा नाम इसका निकल के आता है राहुल भद्र। क्या नाम निकल के आता है? राहुल भद्र। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए, राहुल भद्र भी इसका नाम है। और एक नाम है सरहपाद, सरहपाद। तो ये इस तरह से इसके तीन नाम निकल के आते हैं मित्रों। तो सरोज वज्र, राहुल भद्र और सरहपाद। सरहप्पा तो इसका मेन नाम है ही सही, लेकिन इसके अन्य नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र और सरहप्पा निकल करके आते हैं। साथियों एक बार जरूर बता दीजिए, क्या मैं मेहनत कम कर रहा हूं आप लोगों के लिए? अच्छी मेहनत अगर कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कमेंट आपका आना चाहिए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए। जो भी आपके मित्र हैं उनको जोड़िए ताकि उनको फ़ायदा हो जाइए। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, वादा किया था, मत करिए बड़ी बड़ी कोचिंगों में, मत लीजिए एडमिशन। जो 20,000, 25,000, 50,000 रुपये खर्च करते हैं और वहाँ रहने का खर्चा अलग, सारी बीमारी अलग है। और यही चीज़ वो पढ़ाते हैं। मैंने भी खूब पढ़ाया कोचिंगों में, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। स्टूडेंट से पता नहीं इतना पैसा लेते हैं और देते बहुत ही कम है। इस वजह से ये चीज़ है साथियों। तो आप लोग ध्यान दीजिए और इन सभी को लिखिए। मैं एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को लिखा रहा हूँ जो कोचिंग के अंदर लिखाई जाती है। और कोचिंग में इतना मैटर लिखाया ही नहीं जाता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों से। आपका कमेंट आना चाहिए, क्या इतना मैटर लिखाया जाता है कोचिंग के अंदर? नहीं लिखाया जाता ना। बस मेरी क्लास की थोड़ी सी समस्या है, जो मैं खुद सोचता हूँ यार कंटिन्यू क्लास डले, लेकिन क्लास कभी कभी मिस हो जाती है साथियों। तो आगे लिखिए साथियों। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनकी जो रचनाएं रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं। एक तो थी इनकी दोहा कोश।
कौन सी रचना थी इसकी? दोहा कोश एक बहुत बढ़िया रचना है साथियों। दोहा कोश के अंदर जो है क्या रहे हैं? सरहप्पा। इस दोहा कोश में सरहप्पा और तिलोप्पा, क्या नाम है? तिलोप्पा, सरहप्पा, तिलोप्पा और कणप्पा। साथियों कणप्पा के दोहे संग्रहित किए गए हैं। के दोहे संग्रहित हैं। के दोहे संग्रहित हैं। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। जो इनकी रचना है दोहा कोश, उसमें सरहप्पा की तो है चाहे खुद की रचना है, तो तिलोप्पा और कणप्पा के भी इसमें दोहे संग्रहित किए गए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोहा कोश में कितने राइटर का जो है उसमें दोहे संग्रहित किए गए हैं, दोहा कोश के अंदर कितने राइटर के दोहे हैं? तो सरहप्पा, तिलोप्पा और कणप्पा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। आगे है मित्रों दोहा कोश। अब दोहा कोश रचना आ गई, तो दोहा कोश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोहा कोश में पाखंड, दोहा कोश में पाखंड व आडंबर का विरोध किया गया है। पाखंड और आडंबर का विरोध इसमें किया गया है, विरोध किया गया है। तो साथियों ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। कुल रचनाएं इनकी कितनी रही हैं? कुल रचनाएं इनकी रही है मित्रों 32 रचनाएं हैं, 32 है, जिनमें दोहा कोश एक प्रमुख रचना है। इनकी कितनी रचनाएं हैं? प्रमुख रचना हैं। साथियों इनके टोटल 32 रचनाएं हैं, जिसमें से दोहा कोश इनकी एक प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। बढ़े आगे, चलिए लिखते जाइए साथियों। यही सबसे मेन है। जितना लिखोगे, जितना घिसोगे, उतना ही चमकोगे, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे है इनका हिंदी में चौपाई दोहा पद्धति। आगे है हिंदी में चौपाई हिंदी में साथियों चौपाई, हिंदी में चौपाई व दोहा पद्धति। इसको कहते हैं कड़वक शैली। कौन सी शैली कहा जाता है? कड़वक इसको शैली कहा जाता है, का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। कड़वक शैली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इनके द्वारा किया गया था, इनके द्वारा ही किया गया था साथियों। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे है अब जो इनके बारे में कुछ बात जो है किसने बोली साथियों? ये है बच्चन सिंह इनके बारे में कुछ बात कहते हैं, इनके बारे में कुछ कथन कहते हैं। वो बात आप भी लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कथन क्या हो जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। लिखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। अब डॉक्टर बच्चन सिंह इनके लिए क्या कहता है? आक्रोश की भाषा का प्रयोग, क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का प्रयोग, आक्रोश की भाषा का प्रयोग, भाषा का पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग साथियों सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली बच्चन सिंह ने। सरहप्पा के लिए जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग है वो सरहप्पा की भाषा में ही दिखाई देता है। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया साथियों। फिर आगे बात आती है, इन्हें बांग्ला भाषा, किन्हें? सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि, बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना। इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानने वाले कौन थे? लिख लीजिए साथियों, डॉक्टर
वी भट्टाचार्य। तो जो सरप्पा थे उनको बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानने वाले जो रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर भट्टाचार्य। तो साथियों, ये जितना भी परिचय हमने पढ़ा है ये सरप्पा के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, जो आज की क्लास है वो सरप्पा तक ही हम लोग रखेंगे और अगली क्लास जो भी होगी उसके अंदर हम लोग साथियों इस सिद्ध साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले राइटर के साथ। सिद्ध साहित्य में जो है कवि हैं कणप्पा, उनके साथ हम लोग मिलेंगे। अगली क्लास जो होगी वो कणप्पा से होगी। तो साथियों, क्लास कैसी लगी है? पहले बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बड़ी बड़ी कोचिंगों में अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर मैं पूरी तैयारी कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी सबकी मैं कंप्लीट कराऊंगा जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित है। साथियों, मेरा एक चैनल और है गवर्नमेंट जॉब ऑल इंडिया के नाम से है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।